नमस्ते दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको व्यंजन स्पर्श व्यंजन तक पढ़ा चुका हूँ। मैं पूरा आश्वस्त रहता हूँ कि मैं आपको जितना पढ़ा चुका होता हूँ शायद आपको क्लास में ही समझ में आ जाता होगा। आप पूरा वीडियो देखा करें। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा विश्वास रहता है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह समझ जाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको इनकी परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। इनकी परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आज मैं आपको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बताता हूँ। इसके अलावा अर्धस्वर, लुंठित, प्रकंपी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, इनको भी मैं बताऊंगा जो अंतस्थ व्यंजन के ही अंदर पढ़ने होते हैं। तो शुरू करें। आप कॉपी पेन पकड़ के लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको परिभाषाएं लिखाऊंगा। परिभाषाएं लिखने से ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। आप समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। चाहे तो आप वीडियो सेव कर लें, जब कभी परिभाषा भूलते हैं बार बार वीडियो देख लें। अब ध्यान दीजिए, भूलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आवश्यकता है समझने की। बिना समझे लिखोगे, खाली रट दोगे, पुस्तकों में से लिख लो, इससे बढ़िया आप समझने का प्रयास करना। पहले हेडिंग डालनी है आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन में पहली हेडिंग डालनी है अंतस्थ व्यंजन। अंतः माने क्या होता है? अंतः माने अंतः संस्कृत का शब्द है अंतः, स्थिर ठहरना, अंदर, अंतः भीतर ठहरना। अब क्या होता है, हम जब कभी कुछ बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, जब कभी कोई वर्ड बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो प्राण वायु, प्राण माने वायु, प्राण माने वायु, वायु बाहर को आती है। वायु स्वाभाविक है, कहां को आती है? बाहर को आती है। कोई भी वर्ण बोलो तो आप वायु बाहर को आती है। बाहर को आते समय मुख से बाहर निकलती है, कभी नासिका से बाहर निकलती है, वायु जरूर निकलती है। प्राण माने वायु, इससे अल्प प्राण महाप्राण बनते हैं, आगे जाकर पढ़ोगे। अभी आप सोचो, प्राण वायु निकलती है बाहर को। जब वायु बाहर को निकलती है तो मुख के किसी न किसी स्थान का स्पर्श करके निकलती है। अब जब बाहर को वायु निकलती है तो इसमें क्या होता है? अंतः माने भीतर। ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में वायु आंतरिक कंठ से, आंतरिक माने भीतरी कंठ से, अंतः माने भीतर, भीतरी कंठ से, जिनके उच्चारण में वायु भीतरी कंठ से बाहर निकलती हो, या जिनके उच्चारण में वायु आंतरिक कंठ में स्थित होती है और वो आंतरिक कंठ से बाहर निकलती है, अंतःस्थ आंतरिक कंठ में है और बाहर निकलती है, उनको अंतस्थ व्यंजन। इसलिए परिभाषा क्या लिखोगे? जिनके उच्चारण में वायु आंतरिक कंठ से बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आंतरिक कंठ से बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक और प्रयोग बताता हूं आपको। आप देखिए, एक बार सामान्य रूप से अपने पेट के पास हाथ लगा लें। इस हाथ को ऐसे पेट के पास लगा लें। हाथ को पेट के पास, आपको वीडियो में शायद ना दिख रहा हो, आप अपने पेट में हाथ लगा लीजिए और पेट में हाथ लगाने के बाद सामान्य रूप से क, ख, ग, घ इनको बोलोगे आप, क, ख, तो आपका पेट बहुत ज्यादा आगे पीछे को नहीं करेगा। परंतु आप य बोलिए तो पेट पीछे को चला जाएगा तुरंत। आप प्रैक्टिस करके देखिए, य, र, ल, पेट पीछे को जाएगा। क, ख, इनकी अपेक्षा य बोलोगे तो पेट पीछे को चला जाएगा। अन्य व्यंजनों की अपेक्षा इन चारों को बोलोगे तो पेट पीछे को चला जाएगा। ये हाथ ऐसे अपने पेट में टिका लें और फिर उसके बाद आप य बोले तो पेट पीछे को चला जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि आंतरिक कंठ से बोले जाते हैं। चूंकि इनके उच्चारण में वायु आंतरिक कंठ से बाहर निकलती है, इसलिए पेट को पीछे की ओर भिचकना पड़ता है। इसलिए अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में वायु आंतरिक कंठ से बोली जाती है। वो चार होते हैं, य, र, ल, व। इससे पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण 52 होते हैं हिंदी में, जिनमें से व्यंजन 33 या 35 होते हैं, जो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। इसको बता रहे हैं 4 व्यंजन ये भी हो गए उसमें। इससे पहले आप 25 व्यंजन पढ़े थे आप किसमें? स्पर्श या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में 25 पढ़े थे। आज अंतस्थ पढ़ रहे हैं। अंतस्थ ये 4 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजनों के भी तीन पार्ट के हैं। पहला, अब आप हेडिंग लिखो इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों में। अंतस्थ व्यंजन के अंदर ये एक हेडिंग लिखनी है आपको, अर्धस्वर। लिखिए अर्धस्वर, अर्धस्वर। देखिए, मैं आपको ये लिखा दूं कि य और व को अर्धस्वर कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं
य और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? ऑप्शन ध्यान देना, य और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? नीचे ऑप्शन बना रहेगा, तब क्या, ध्यान से सुनिएगा आप। य और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं। स्वर जब बोले जाते हैं तो रुकावट पैदा नहीं होती है। अ, आ, ई, उ, सीधे वायु बाहर निकल आती है, जिह्वा किसी स्थान का स्पर्श नहीं करती है। आप बोल के देखिए, अ, आ जब बोल रहे हो तो मुंह पूरा खुलता है और वायु सीधे बाहर आती है, अ सीधे बाहर आती है। ई में भी जिह्वा कहीं स्पर्श नहीं करती। लेकिन आप च बोलिए, जीभ एक जगह टच हो जाएगी। ट बोलिए, फिर जीभ टच हो जाएगी कहीं कहीं मुख के किसी न किसी मुर्दा में। लेकिन आप व्यंजन आप जब बोलते हैं ना, पक्का जिह्वा किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, क्योंकि वायु को रोकती है। प्रश्न है कि ये य और व भी तो व्यंजन ही है, लेकिन इनके उच्चारण में ना वायु, इनके उच्चारण में वायु में रुकावट पैदा नहीं हो पाती है। य बोलिए तो य, मुंह अ की तरह खुल जाएगा। वो बोलेंगे तो आपकी जिह्वा कहीं टच नहीं होगी। जिह्वा कहीं पर टच हो रही है तो बताइए, बोल के देखिए, वो कहीं टच नहीं होगी। वायु में रुकावट पैदा नहीं होती। स्वरों में वायु में रुकावट पैदा नहीं होती। स्वरों के बाद व्यंजनों में दो ऐसे व्यंजन है, य और वो, जिनमें रुकावट पैदा नहीं होती है। इसलिए य और व को अब, लेकिन य की विशेषता क्या है? ये य पूरा है तो य आधा प्लस और की सहायता लिया है। किसकी सहायता ले रहा है? अ की, अर्थात स्वर की। स्वरों की सहायता से लिखा जा रहा है तो व्यंजन कहलाएगा, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से लिखे पढ़े बोले जाते हैं। लेकिन स्वरों की तरह इसमें एक विशेषता क्या है? पहले तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, क्योंकि स्वर की सहायता ले रहा है। दूसरा, स्वर की तरह क्या है कि ये इसके उच्चारण में रुकावट पैदा नहीं हो रही है। अब इसको अर्धस्वर इसीलिए कहा गया है, होने को व्यंजन है लेकिन स्वरों की तरह रुकावट पैदा नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अर्धस्वर। इसलिए अर्धस्वर किसे कहते हैं? लिख दीजिए, अर्धस्वर की परिभाषा भी लिख दीजिए, टेस्ट करके अर्धस्वर में लिखिए, जिनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के, स्वरों की तरह बिना रुकावट के, जिनके उच्चारण में वायु स्वरों की तरह बिना रुकावट के निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। किंतु ये व्यंजन स्वरों की सहायता से, व्यंजन है तो ये वर्ण स्वरों की सहायता से लिखे पढ़े बोले जाते हैं, उन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, उन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। य तथा वो अर्धस्वर कहलाते हैं, य तथा वो अर्धस्वर कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि स्वरों की तरफ बिना रुकावट के, और व्यंजन इसलिए कहलाते क्योंकि स्वरों की सहायता लेते हैं। अब ये बीच के हो गए, ना तो स्वर ना व्यंजन, इसलिए अर्धस्वर कहा गया है। अब आते हैं अर्धस्वर, तो य और वो है, ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, य और वो। अब बच गया र। देखिए, र को लुंठित प्रकंपी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हेडिंग डालिए पहले आप, लुंठित प्रकंपी व्यंजन, लुंठित प्रकंपी व्यंजन, हेडिंग डालिए, लुंठित प्रकंपी व्यंजन। बस, क्यों कहते हैं? आप एक बार र बोल के देखे तो, र जब आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा, जीभ का अगला हिस्सा ट्रिलिंग करेगा, ट्रिलिंग कुछ देर तक ऐसे ट्रिलिंग करेगा। बोल के देखिए, र क्षणिक ट्रिलिंग करेगा। ट्रिलिंग करना, कंपन करना, कंपन करता है, कंपन करती है जिह्वा। कंपन करने को ट्रिलिंग करना कहते हैं, ट्रिलिंग करना। आपकी जिह्वा थोड़ी देर अपने ही स्थान पर ऐसे ट्रिलिंग करती है, क्षणिक करती है। बोल के देखिए, र क्षणिक ट्रिलिंग करती है, सेकंड के लिए ट्रिलिंग करती है। ट्रिलिंग करने के कारण इसको क्या कहते हैं? लुंठित प्रकंपी, जिसके उच्चारण में जिह्वा क्षण भर के लिए, लिख दीजिए परिभाषा, जिसके उच्चारण में जिह्वा क्षण भर के लिए प्रकंपन, ब्रैकेट में लिखिए ट्रिलिंग, अंग्रेजी का शब्द है ट्रिलिंग, प्रकंपन करती है, ट्रिलिंग करती है, उसे लुंठित प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, उसे लुंठित प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। र, मात्र र। अब पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन हेडिंग डाल दीजिए, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? आपको पता पार्श्विक व्यंजन? पार्श्व माने क्या होता है?
पार्श्व माने बगल होता है, पार्श्व माने बगल, बगल। देखिए अगर यह हाथ है तो इसका इस तरफ, यह हाथ है, देखिए हाथ का इस तरफ का हिस्सा और इस तरफ का हिस्सा बगल कहलाएगा, पार्श्व कहलाएगा, दोनों तरफ का हिस्सा पार्श्व। ये बीच का हिस्सा है, ये पार्श्व है, इस तरफ इस तरफ। आपकी जिह्वा के भी पार्श्व होते हैं, जिह्वा पूरी जिह्वा के इस तरफ का और इस तरफ का हिस्सा, पूरी जिह्वा है आपकी तो दोनों तरफ का हिस्सा, जैसे ये जिह्वा है तो इस तरफ और इस तरफ का हिस्सा पार्श्व कहलाएगा। क्योंकि पार्श्विक इस प्रकार की जिह्वा बनती है और पार्श्व से हवा निकल आती है। इस जिह्वा जब आप लौ बोलते हैं ना, ऐसे बनती है, ऐसे मुड़ती है और यहां से हवा निकल आती है, बगलों से हवा निकल आती है, बगल से हवा निकल आती है, तो इसलिए इसको पार्श्विक, जिसके उच्चारण में वायु पार्श्व लिख दीजिए, जिसके उच्चारण में वायु पार्श्व, पार्श्व ब्रैकेट में लिखो बगल, बगल, पार्श्व से बाहर आती है, जिसके उच्चारण में वायु पार्श्व भाग से बाहर आती है, पार्श्व ने बगल, पार्श्व भाग से बाहर आती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। लौ मात्र क्या है, लौ पार्श्विक व्यंजन है। लिख लिया ना, पार्श्व माने बगल, लुंठित प्रकंपी माने प्रकंपन करना, अर्धस्वर बता चुका हूं। ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं जिनके भेद भी पढ़ दिए, अंतस्थ व्यंजन के भेद भी पढ़ चुके हो। अब आप आते हैं अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, हेडिंग डालिए ऊष्म व्यंजन, क्योंकि मैं आप अंतस्थ और ऊष्म 2 पढ़ा रहा हूं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं आप, ऊष्म माने, अच्छा इसको एक चीज और कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे ना, ऊष्म व्यंजन के साथ संघर्षी व्यंजन भी लिख देंगे, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसका एक नाम संघर्षी व्यंजन भी है, आप संघर्षी व्यंजन भी लिखेंगे। देखो ऊष्म, ऊष्मा शब्द से बनाया, ऊष्मा माने होता है गर्मी, ऊष्म ऊष्मा शब्द से बनाया जिसका अर्थ क्या होता है, गर्मी। अब गर्मी उत्पन्न कब होती है हम बताते हैं। देखिए जब आप ऐसे हाथों को रगड़ते हैं ना, जोर से आप प्रयास करके देखिए, जोर से हाथों को रगड़ेंगे तो गर्म हो जाते हैं हाथ, इसलिए ठंडियों में लोग हाथ ऐसे ऐसे गर्म कर लेते हैं और मुंह में फेर लेते हैं, गर्मी रहती है थोड़ा सा, हाथों को ऐसे ठंडियों में लोग हाथों को रगड़ लेते हैं ताकि गर्म बने रहे हाथ। अब देखिए जब आप किसी चीज को रगड़ेंगे तो स्वाभाविक है गर्मी पैदा होती है, जैसे कि 2 पत्थरों को रगड़ोगे तो गर्म से क्या होता है, चिंगारी निकल आती है किसी भी चीज को। ऐसे ही ऊष्म गर्म, ऊष्मा शब्द से ऊष्म व्यंजन, गर्मी, गर्मी से क्या तात्पर्य है यहां पर, ऊष्मा कैसे पैदा होती है, गर्मी रगड़ने से। अब आप रगड़ रहे हैं ऊष्मा पैदा होती, तो यहां संघर्षी लिख दिया, देखो संघर्ष माने घर्षण, घर्षण शब्द से संघर्षी बनाए, घर्षण माने रगड़ना। ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, श, ये जो ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, इन ऊष्म व्यंजनों में क्या होता है ना, वायु मुख के अंदर रगड़ जाती है, वायु मुख के अंदर रगड़ जाती है। रगड़न से क्या होता है, अभी मैं बताया, रगड़ते हो हाथ गर्म, रगड़ती है तो संघर्ष, और रगड़ने के बाद वो गर्म होकर बाहर आती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे तब, इतना तो समझ गए ना, रगड़ने के कारण संघर्षी और रगड़न से क्या होगा, गर्म होगी तो ऊष्म, इसलिए क्या परिभाषा लिखोगे, लिखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर घर्षण, मुख के अंदर घर्षण, मुख के अंदर घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है, गर्म होकर ब्रैकेट में ऊष्मा ऐसा लिख दीजिए, गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ये एक चीज और बता देता हूं आपको, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन का सही क्रम क्या है, सही क्रम, ये सही क्रम है, स, यही सही क्रम है, इसको ऐसे ही क्रम में याद कर लीजिए। और मैं तो सूत्र में याद किया हूं, संस्कृत का एक सूत्र आता है, पहले इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ऋतु रसाणाम दंता, पहले 100, चलिए इसको आगे को मैं क्लियर करूंगा, अभी आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये 100 का इस क्रम में है। अब ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब मैं एक चीज और इसमें क्लियर कर देता हूं आपको, जब आप इनको बोलते हैं ना, वायु घर्षण के कारण रगड़ने की जैसी आवाज आती है, ये देखिए ऐसी आवाज आएगी, श,
ऐसी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को जब रगड़ते हैं आवाज आती है। देखिए आवाज आती है जब हाथ रगड़ते हैं, तो किसी चीज को जब रगड़ते हैं तो आवाज आती है। दो पत्थरों को रगड़ोगे आवाज आएगी, वैसे ही इनको बोलने में आवाज आती है, श श स ऐसी आवाज। इसलिए क्योंकि उनको रगड़ने से आवाज आती है, और रगड़ने के कारण संघर्षी और ऊष्मा पैदा हो जाती, गर्म हो जाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इस प्रकार आज का टॉपिक आपका अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन भी कंप्लीट हो जाता है। कल के टॉपिक के लिए आप हेडिंग क्या डाल देंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हेडिंग क्या डाल देंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको। हेडिंग डाल दीजिए क्या, सौ के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तथा द्विगुणी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा द्विगुणी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा द्विगुणी व्यंजन। तब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।